हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश क्लास। और आज हम लोग शूट कर रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था मनी एंड बैंकिंग को। मनी एंड बैंकिंग एक्चुअली डेवलपमेंट के साथ होने वाला वो प्रोसेस है किसी देश में जो कि पूरे फंडिंग प्रोसेस को देखता है। बिना इसके डेवलपमेंट संभव नहीं है। जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कैपिटल या कैपेक्स की बात करते हैं, और कैपेक्स का जो प्रोसेस है वो बिना बैंकिंग प्रोसेस के कंप्लीट नहीं हो सकता। आप अगर किसी देश को इंफ्रा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हो तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका बैंकिंग सेक्टर की होती है, क्योंकि अगर आपको कोई प्लांट लगाना है या कुछ भी नया शुरू करना है तो फंडिंग वहीं से आने वाली है। और जो कैपिटल रोटेशन का एक है कि करेंसी का रोटेशन हो, लोगों के पास जो पैसे बच रहे हैं खर्च के अलावा, वो उसे सेव करे, इन्वेस्ट करे, और बड़ी बड़ी कंपनियां उससे लोन उठाकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा। इस तरह से डेवलपमेंट होता है किसी भी देश का। तो बैंकिंग और हम सिस्टम को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब जो हमारा चैप्टर है वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउस होल्ड में जो भी पैसे आते हैं, क्योंकि कोई भी देश का इकोनॉमी उनके लोगों के साथ चलती है, तो देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसमें जो इनकम हो रहा है उनका, उससे कैसे बाजार के डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट को हिट होता है, कैसे वो प्रभावित होते हैं, कैसे ऊपर नीचे होते हैं, उनको समझने के लिए हमें जरूरी है कि वो हर एक चेंजेस जो एक हाउस होल्ड में होता है, चाहे वो इनकम बेस हो, चाहे वो डिजायर बेस हो, उससे कैसे मार्केट इंपैक्ट होता है। चलते हैं चैप्टर 4 पे और समझते हैं इन चीजों को। हम लोग कॉन्सेप्ट सारा पढ़ेंगे। कैलकुलेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जहां से आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग, ये खुला है पीडीएफ आपके सामने। वेदांतु से ये पीडीएफ मैंने लिया है और ये काफी अच्छे से एलोबरेट किया हुआ है। इसको आप रिवीजन नोट्स की तरह भी देख सकते हो, क्योंकि जब भी आप एक चैप्टर को पढ़ते हो तो सबसे मैंडेटरी चीज उसमें ये होता है कि आपको वो याद रहे, आपको वो दिमाग में रहे कि उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या था। तो आप याद करने का तरीका ये तो नहीं अपना सकते कि आप पैराग्राफ वाइज याद कर लो, वो संभव ही नहीं है। तो सबसे बेहतरीन तरीका किसी भी चैप्टर को अपने दिमाग में रखने का है कि उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो तो सब कुछ दिमाग में रह जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चलते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड है क्या? इट रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स और एंड सर्विसेज दैट आर प्लान टू बी परचेज। एक एक्सपेक्टेशन फिगर होता है। जैसे हम लोग किसी भी वस्तु का या किसी भी गुड्स का मैन्युफैक्चरर है तो हम लोग क्या अंदाजा लगाते हैं? हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि जिस भी सोसाइटी में हम बेच रहे हैं वो कितना खरीदने योग्य है। एक एक्सपेक्टेशन नंबर के थ्रू, दूसरा इनकम के थ्रू लगाते हैं कि हाँ ये कितना खरीद सकता है या कितना कैपेबल है खरीदने में। तो इसके अनुसार से हम तय करते हैं कि कितना गुड्स हमें बनाना चाहिए। तो वैसा डिमांड जो सोसाइटी प्लान कर रही है खरीदने के लिए, उस डिमांड को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। और ये जो है एक स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग मेजर करते हैं, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम पे लोगों का इनकम और डिजायर बदलते रहता है उनके इनकम के अनुसार। तो जो स्पेसिफिक इनकम पर जो भी एक सोसाइटी या एक देश जो भी चीज खरीदने का प्लान करती है, उसी को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एडी डिनोट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ गिवन टाइम। एडी क्या डिनोट करता है? टोटल एक्सपेंडिचर, जो लोग टोटल खर्च करते हैं किस पर? गुड्स, वस्तु और सर्विसेज, सेवाओं पर एक गिवन टाइम फ्रेम पे, उसी को एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। तो सिंपल सा है कि लोग जो भी एक टाइम पर खरीदने की जो भी अमाउंट, जैसे एक टाइम पे मान लो कि गर्मी आई और एसी खरीदने का प्लान किया है उन्होंने कि हाँ हम लोग 50 एसी लगभग खरीदेंगे, एक एक्सपेक्टेशन है। तो ये 50 एसी का जो डिमांड जनरेट हुआ इसको क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिससे ये इंपैक्ट होता है? तो पहला कंपोनेंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड।
कंजम्पशन का जो एक्सपेंडिचर होता है हाउस होल्ड में, उस पर डिपेंड करता है। हर एक घर का अपना अपना अलग रवैया होता है। कुछ लोग लेविश लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं, कुछ लोग जरूरत भर सामान लेकर उसी में जीवन काटना चाहते हैं। लोगों की सोच अलग अलग है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो स्ट्रक्चर हाउस होल्ड में है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना डिमांड जनरेट करता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उससे वो कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोन पे ही जीवन काट लेते हैं। उन्होंने लोन लिया और फिर उसे चुकाते चुकाते दूसरा लोन ले लिया, फिर तीसरा लोन ले लिया। इस तरह से भी होता है। तो वैसे लोगों से तो हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आशा नहीं रख सकते। तो वैसे लोग जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे जो कैपिटल जनरेट होता है, उससे जो एक्सपेंडिचर वो करते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट तो अभी तो कंज्यूम करती है। जैसे हाउस होल्ड का तो हमने देख लिया कि फैमिली जो हमारे देश में रहती है वो कैसे एक्सपेंडिचर करती है। अब गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस वसूलती है जनता से, उसके बाद उस पैसे से डेवलपमेंट करती है। डेवलपमेंट में क्या क्या करती है, रोड्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, स्कूल्स बनाती है। ये सारा जो काम होता है इसमें भी तो एक्सपेंडिचर होता है। डिमांड होता है, किस किस चीज का डिमांड होता है, सीमेंट का डिमांड होता है, छड़ का डिमांड होता है, पेंट का डिमांड होता है, और भी वो बनने के बाद जब फर्नीचर्स उसमें लगेंगे उसका डिमांड होगा। तो इसे गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इसके कारण जो जनरेट होता है ये भी तो एग्रीगेट डिमांड में आएगा। तो ये तीनों मिलके जब आप देखोगे, यही तीनों तरह का जो एक्सपेंडिचर मॉडल है डिमांड क्रिएट करता है। इसी को से एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट होता है। और इसका आप फॉर्मूला अगर लगाना चाहो तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। और सी आई जी क्या है, तो सी आई जी ये तीनों है। कंजम्पशन हाउस होल्ड है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई है, और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी है। तो यही तीनों मिला के एक एक्सपेंडिचर का ये करते हैं कि हाँ, हमें इतना सामान खरीदना है, इतना खर्च करना है। उसी से जो डिमांड जनरेट होता है उसी को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी चीजें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जहां डिमांड की बात हुई है तो वहां सप्लाई की भी बात होगी। तो अब एग्रीगेट सप्लाई है क्या? इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेजेबल बाय एन इकोनॉमी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ये एक मॉनेटरी वैल्यू है। एग्रीगेट सप्लाई जो है एक मॉनेटरी वैल्यू है। जब हम फाइनल गुड्स बना रहे होते हैं, अभी हमने कौन सा पक्ष पढ़ा कि डिमांड क्रिएट करता है कौन कौन, तो हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आया वो मिलकर, ये तीनों डिमांड ये करते हैं। लेकिन जो डिमांड बनाया जिसने, तो अब उसे सप्लाई से कौन, मैन्युफैक्चरर कंपीट करेंगे कि हाँ भैया इतना डिमांड है, हमें इतना प्रोड्यूस करना है। तो जो उसके एवज में सप्लाई क्रिएट हुआ, यानी हमने जो वस्तु बनाया बेचने के लिए उन लोगों को, उसी को एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे एक स्पेसिफिक टाइम पे ही। इट रेफर टू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। ये रेफर करता है गुड्स और सर्विसेज यानी वस्तुएं और सेवाएं इकोनॉमी में। एज is nothing more than national income because the money value of final goods and services equal to net value added। ये नेशनल इनकम से मतलब ज्यादा नहीं है, ये उसके अंदर ही होगा, क्योंकि हम लोग देश के अंदर ही गुड्स या सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा आप समझो कि एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो सप्लाई प्रोड्यूस करती है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसे एग्रीगेट सप्लाई बोला जाता है। अब आगे चलते हैं, उसका आप यहाँ पे देख लो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई को वही तीन फैक्टर इफेक्ट करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन जिस हिसाब से बदलेगा सप्लाई भी उसी हिसाब से चेंज होगा। आप कभी वैसा वस्तु बनाओगे जिसका डिमांड सोसाइटी में नहीं हो, यानी सोसाइटी के डिमांड को देखकर आप अपना प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते हो या घटाते हो, तो वही तीनों रीजंस इनको भी इंपैक्ट करेंगे कि जिस तरह से डिमांड क्रिएट होगा उसी तरह से सप्लाई चेन बनेगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन, अब हम चलते हैं कंजम्पशन पे, किस किस तरह का कंजम्पशन होता है।
ऑटोनोमस कंजम्पशन इज डिनोटेड बाय सी। ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है उसको हम सी के तरह देखते हैं। सी रिप्रेजेंट करता है, सी और ऊपर स्लैश, एंड रिप्रेजेंट कंजम्पशन दैट इज अनअफेक्टेड बाय इनकम। ये वैसा कंजम्पशन है जो इनकम से इफेक्टेड नहीं होता है। अब इस पूछोगे इस तरह का क्या कंजम्पशन है सर जो इनकम के बढ़ने घटने से बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता है? वो है अपना बेसिक नीड। बेसिक नीड को आप इनकम के अनुसार रेगुलेट करते हो क्या? मान लीजिए आपको 2 लीटर पानी की एकदम सख्त जरूरत है बॉडी में, तो 2 लीटर पानी तो चाहिए ही चाहिए, आपका इनकम कुछ भी हो। आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है बॉडी में, मान लो कि 100 कैलोरी आपको खाना चाहिए, तो 100 कैलोरी खाना आपको चाहिए ही चाहिए, इनकम आपका कुछ भी हो। अगर इनकम नहीं है तो आपने देखा होगा खाना के लिए लोग भटकते हैं। क्यों भटकते हैं? क्योंकि वो ऐसा नीड है जो सस्टेन करने के लिए जरूरी है इस पृथ्वी पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं, वो आपको लेना ही होगा। खाना, पानी, हवा, ये जरूरी चीजें हैं। इनकम का इफेक्ट किन चीजों पे पड़ता है जो हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी चीज नहीं है? जैसे टीवी बहुत ज्यादा जरूरी चीज नहीं है, आप टीवी नहीं देखोगे तो जिंदा रहोगे। लेकिन टीवी आप लेते हो जब आपका इनकम बढ़ जाता है तो आप टीवी लेते हो। तो वैसा चीज जो इनकम आने से या घटने से जिसका डिमांड बढ़े या घटे, उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं बोलेंगे। ऑटोनोमस कंजम्पशन उसको बोलेंगे जो इनकम बढ़ने और घटने से उनके कंजम्पशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़े, जैसे खाना, पानी, ये जरूरी चीज है। व्हेन कंजम्पशन अकर इवन व्हेन इनकम जीरो, इसका कंडीशन क्या होता है? जब आपका इनकम जीरो भी हो तो इसका कंजम्पशन घटता नहीं है, क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं। हिंस दिस कंजम्पशन इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमी इनकम। इसीलिए ये जो कंजम्पशन है वो इनकम से बिल्कुल स्वतंत्र है, इनकम से इसका कोई लेना देना नहीं है। इंड्यूस कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन क्या है? द इंड्यूस कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन डेमोन्स्ट्रेट कंजम्पशंस डिपेंड बेस्ड ऑन अर्निंग इनकम। वैसा कंजम्पशन जो अर्निंग इनकम के कारण बढ़े घटे, वैसा कंजम्पशन क्या है? वैसा कंजम्पशन आप साफ साफ मान लो कि वैसी चीजें जो आपके जीवन के लिए एकदम महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके बिना आपका जीवन खत्म नहीं होगा, वैसी चीजें हमारा को क्या बोलेंगे? इंड्यूस कंजम्पशन। जब हमारा अर्निंग बढ़ता है तो हम क्या लेते हैं? मोटर बाइक ले लिए हम, कार्स ले लिए हम, टीवीज लेते हैं हम, फिर टीवी से बड़ा स्क्रीन लेते हैं। इन सब चीजों का जिंदा रहने से कोई रिलेशन नहीं है। तो इन चीजों का इम्पैक्ट, डिमांड का इम्पैक्ट किन चीजों से पड़ता है? जब हमारा इनकम बढ़ता है तो हम सोचते हैं चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो इस तरह का कंजम्पशन जिसका जीवन से कोई लेना देना नहीं है, वैसे कंजम्पशन को इंड्यूस कंजम्पशन बोलेंगे। और ये कंजम्पशन हमारे इनकम के बढ़ने घटने से इसका डिमांड इफेक्ट होता है। तो दो तरह के कंजम्पशन हमने पढ़ लिए, एक जिसका इम्पैक्ट इनकम बढ़ने घटने से होता है, और दूसरा जिसका इनकम बढ़ने घटने से बिल्कुल इम्पैक्ट उसके डिमांड पर नहीं होता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम लोग कंजम्पशन के पूरे साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं एक्चुअली। ये चीजें ना किताब से सीखने की जरूरत नहीं है, ये आप सोसाइटी में भी देखोगे तो ये आम बात है, आपके घर में ये चीज दिखेगा। आप अगर घर को गौर से देखो तो घर में क्या होता है, आप देखोगे कि प्याज, अगर प्याज का मैं इसलिए एग्जांपल लेता हूं कि प्याज बार बार महंगा और सस्ता होता है। साल 2 साल 3 साल में प्याज की कीमत में आप देखते होंगे एकाएक उछाल आता है, फिर गिर जाता है। तो प्याज एक ऐसा कंजम्पशन है जिसको हम लोग दरकिनार कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो प्याज का रेट जब 200 रुपया किलो होता है तो हम लोग उसे 100 ग्राम 250 ग्राम लेना पसंद करते हैं। जब 100 रुपए होता है तो फिर उसे आधा किलो पे ले आते हैं। फिर जब 30 किलो जो एवरेज रेट है उसका उस पे आता है तो 1 किलो लेना शुरू कर देते हैं। यानी इसका प्राइस से इम्पैक्ट पड़ रहा है। यानी प्याज की मात्रा हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम प्याज नहीं भी खाएंगे तो जिंदा रह जाएंगे। तो ऐसे चीजों का जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे इनकम या फिर उसके प्राइस बढ़ने घटने से होता है।
तो इस तरह के कंजम्पशन साइकिल को हम लोग पढ़ रहे हैं कि छोटे-छोटे चीज़ों से इम्पैक्ट होता है, वो हम घर में भी देख सकते हैं। तो यही सारी चीज़ों को आपको किताब में कैलकुलेटिव वे में देखना है। आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, चीज़ें एकदम आसान हो जाएगी। तो आप चलते हैं इस टॉपिक पे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीएस, इट रेफर टू कंजम्पशन पर यूनिट इनकम। अब ये पर यूनिट इनकम पे हम ये कंज्यूम जो भी कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी का, उसी को हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलेंगे। यानी पर यूनिट जब हमारा इनकम बढ़ रहा है तो हम किसी चीज के कंजम्पशन को या तो न्यूट्रल रख रहे होंगे या तो बढ़ा रहे होंगे बढ़ने पर या तो घटने पर। अगर एक यूनिट हमारा इनकम घट गया, अब मैं इसको एकदम एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका मान लो कमाई 100 रुपए है। 100 रुपए के कमाई पे आपका एक कंजम्पशन साइकिल फैमिली में बना होगा कि हाँ भैया 100 रुपए से हमको क्या करना है ना, 20 रुपए का सब्जी लाना है, 30 रुपए का आम लाना है और जो भी चीजें हैं, और कुछ का पेट्रोल भराना है, कुछ के एजुकेशन में डालना है और कुछ सेव करना है। ये आपका 100 रुपए का साइकिल बना हुआ है फैमिली में। अब आप क्या करते हो, ये जो 100 रुपए का साइकिल है, अब आपका 105 रुपए हो जाता है कमाई। तो 105 रुपए होने पर आपने किस चीज पर खर्च बढ़ाया? या तो आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया होगा, या आम ज्यादा लाने लगे होंगे, या सब्जी ज्यादा लाने लगे होंगे, या सब्जी के क्वालिटी में अंतर किया होगा, कुछ तो किया होगा। 105 रुपए जब आपका इनकम बढ़ा तो खर्च में कुछ तो चेंजेज हुआ होगा। तो ये जो 5 यूनिट बढ़ने से आपका कंजम्पशन में चेंजेज हुआ, कंजम्पशन पैटर्न में, उसी को बोला जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम। यानी कि हर एक यूनिट बढ़ने या घटने पर आपके कंजम्पशन पर जो भी इंपैक्ट पड़ता है उसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाता है। इसी के कैलकुलेशन को नीचे आप देख सकते हैं और इसे समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप एक एक पढ़ोगे, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। एपीसी 1 से बड़ा हो, इसका मतलब क्या है? एपीसी इज ग्रेटर देन 1, इट कंजम्पशन एक्सीड। जब कंजम्पशन एक्सीड कर जाता है नेशनल इनकम को, ठीक है, नेशनल इनकम को हम लोग पर कैपिटा इनकम यानी प्रत्येक आदमी के इनकम में बांट सकते हैं। नेशनल इनकम को आप कुल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो वो पर आदमी का इनकम निकल जाएगा। पर आदमी का इनकम अगर उससे एपीसी ज्यादा हो तो यानी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और बराबर हो तो कंजम्पशन उतना ही हो रहा है जितना नेशनल इनकम है, और अगर कम हो तो इसका मतलब क्या है? कंजम्पशन काफी कम हो रहा है जितना इनकम है उस हिसाब से। इनवर्स रिलेशन विद इनकम, एपीएस का क्या है? इनवर्स रिलेशन है इनकम के साथ। यानी कि ये अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब एक अप्रोच है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या है? इट इज चेंज इन इनकम पर यूनिट चेंज इन कंजम्पशन। ये उसका उल्टा है कि सॉरी, पर इनकम में क्या चेंजेज होगा हमारे कंजम्पशन बदलने पर। अब सोचो कि इनकम में चेंज हमें कब करना पड़ता है। इनकम में हमें, बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा, नहीं पुरता है यार, मतलब बेसिक सब चीज नहीं जुटा पा रहे। यानी वो आदमी लगा हुआ है अपना इनकम बढ़ाने पे, इसलिए ताकि बेसिक चीजों को जुटा सके। यानी पानी, रोटी, कपड़ा, ये सब जो भी मकान वगैरह का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा पूरा कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंजम्पशन के हिसाब से जब आपको इनकम बढ़ाना पड़ता है, ये तो बेसिक नीड हो गया। और एक चीज होता है, इसको साइकोलॉजी से जोड़ के समझिएगा। सोसाइटी में क्या होता है, अरे उस आदमी ने ये ले लिया है, उस आदमी ने ये ले लिया है। अपने को नहीं सोचना है वो हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सोच सोसाइटी में बहुत कम लोगों के पास है। अधिकतर लोग किस तरह से सोचते हैं? अधिकतर लोग इस तरह से सोचते हैं, अरे उसने ये ले लिया, उसने ये ले लिया। और ये जब बात दिमाग में आती है, उस हिसाब से उनका क्या होता है कि वो इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। वो सोचते हैं अरे और कमाए, हम भी उस तरह से ले सकें। इस तरह की जब बातें होती है तो इसी को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि जब हम कंजम्पशन को देखकर अपने इनकम को बढ़ाते हैं,
उसी के पूरे कैलकुलेशंस को यहाँ दिखाया गया है, आप उसी रूप में पढ़ सकते हो। जब वन वैल्यू वन से बराबर हो इसका मतलब क्या है, जब जीरो के बराबर हो। वन का मतलब है इफ ऑल द एक्स्ट्रा इनकम इज कंज्यूम, जितना एक्स्ट्रा इनकम होता है सारा कंज्यूम हो जा रहा है। यानी एक्स्ट्रा इनकम का मतलब है कि बेसिक नीड पूरा करने के बाद जो हमारा इनकम बचता है उससे बात करें। थोड़ा वाटर ब्रेक ले लिया जाए। अब आते हैं, और जीरो का मतलब है हाउएवर इफ द इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव, जब पूरा का पूरा एडिशनल इनकम यानी उसका खर्चा पानी करने के बाद, यानी रोटी कपड़ा मकान जैसे बेसिक नीड को खर्च करने के बाद सारा एडिशनल इनकम सेव कर लिया जाए, तो एमपीसी क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट एमपीसी मतलब जिस हिसाब से वो बढ़ रहा है उसी हिसाब से अपना इनकम बढ़ा रहे हैं, इसी को कांस्टेंट एमपीसी बोलते हैं। अब सेविंग फंक्शन को देख लीजिए। द फंक्शन रिलेशन बिटवीन द सेविंग एंड नेशनल इनकम इज रेफर्ड टू एज द सेविंग फंक्शन। द फंक्शन रिलेशन बिटवीन फंक्शन, जो फंक्शनल रिलेशन है किसके किसके बीच का, सेविंग और नेशनल इनकम के बीच का, उसी को सेविंग फंक्शन बोला जाता है। इसी को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। सेविंग का क्या रिलेशन है नेशनल इनकम के साथ। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पूरा देश मिलके कितना कमा रहा है। पूरा देश मिलके जितना कमा रहा है उसको अगर कुल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, यानी पर व्यक्ति उतना कमा रहा है। पर व्यक्ति कमाई जब हमारा निकलता है तो पर व्यक्ति का खर्चा का भी तो एक स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो सेविंग करता है, तो इस सेविंग को और नेशनल इनकम को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसी को सेविंग फंक्शन बोला जाता है। नीचे आपके उसके कैलकुलेशंस दिए हुए हैं, कैलकुलेशन काफी आसान है, आप इसको समझ सकते हैं। अब देखो इसका कर्व है कि सेविंग फंक्शन एग्रीगेट इनकम से जब एक्सीड करता है, यानी एग्रीगेट इनकम क्या होता है, वैसी चीजों पे खर्च जो जरूरी है, जिसको आप इनकम के हिसाब से बढ़ा घटा नहीं सकते, वहां तक सेविंग फंक्शन शुरू नहीं हो रहा है। सेविंग फंक्शन जब इससे एक्स्ट्रा पैसा लोगों को होने लगता है तो सेविंग फंक्शन क्रिएट होने लगता है। तो ये स्लोप आपको यही दिखाता है। अब प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे कर सकते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को कैसे हम देख सकते हैं, इट रेफर टू द सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम। ये बताता है कि आपने इनकम जो किया है उसमें से पर यूनिट इनकम बढ़ने पर आप सेविंग पर कितना डाल रहे हो। आपका मान लो कि इनकम 100 रुपए है और 60 रुपए आप खर्च कर देते हो खाने के चीजों में, पहनने के चीजों में और सब चीजों में, 40 रुपए आप रखते हो जिसको आप सेव करते हो। तो अगर आपका इनकम अब 100 रुपए से बढ़ के 110 रुपए हुआ है, तो इसके कारण सेविंग का अमाउंट आपका 40 से बढ़कर कितना हुआ है, ये जो चेंजेज होता है कि आपका इनकम जिस यूनिट से बढ़ा उस हिसाब से सेविंग का यूनिट कितना बढ़ा है, इसी के रिलेशन को एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बोला जाता है। तो इसके कैलकुलेशंस को आप नीचे देख सकते हो, कॉन्सेप्ट यही है पूरा। अब इसमें इफेक्ट क्या होगा, जब आपका इनकम बढ़ेगा तो सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ता है, और जब इनकम घटता है तो सेविंग घट जाता है। और भी मल्टीपल रीजंस हैं जिससे ये इफेक्ट होता है। मान लो कि आपकी इनकम तो बढ़ी, उस हिसाब से कंजम्पशन जो आप कर रहे थे उसका कॉस्ट भी बढ़ गया, तो सेविंग पे अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेव तब कर पाओगे आप जब आपका पूरा जो कैपिटल है वो कंजम्पशन से ऊपर जाएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इट इज अ चेंज इन सेविंग पर यूनिट। अब पर यूनिट जब इनकम आपका चेंज होता है उस हिसाब से जो सेविंग में चेंजेज होता है उसी को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोला जाता है। आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन एपीएस एंड एपीसी एंड एपीएस, इस दोनों के बीच का रिलेशन आप समझ सकते हो। यहाँ से सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं सोसाइटी का, आप सोचो कि
सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंड है। प्राइस बढ़ता है तो लोग कंजम्पशन घटा देते हैं किन किन गुड्स का जो उनके जीवन के लिए जरूरी नहीं है। प्राइस घटता है तो कंजम्पशन बढ़ा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सस्ता मिल रहा है। तो एक एक चीज डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, उसी रिलेशंस को यहाँ पर दिखाया गया है। मैंने इंडिविजुअल टॉपिक आपको समझा दिया, इसको कोरिलेट करके आप खुद समझ सकते हो। रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, वही सेम रिलेशंस को यहाँ दिखाया गया है। यानी कि हम लोगों ने ऊपर जो जो टॉपिक पढ़े उसके कंपैरिजन को यहाँ दिखाया गया, क्योंकि इफेक्टेड तो हर कुछ होता है एक दूसरे से। Investment, an investment in an asset or item purchased with the intention of earning income or increasing in value. An increase in the value of asset over time is referred to as appreciation. इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट सिंपल सा चीज है कि जब आपका परचेज जो आप करना चाहते हो, गुड्स को, सर्विसेज को, उससे जब आपका पैसा बचता है तो आप इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट क्यों करते हो? ताकि आपका और ज्यादा पैसा बन सके, यानी आपका एसेट जो है, संपत्ति जो है, और बढ़ सके। इसको एप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। टू हेड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के दो हेड बताए गए। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इट इज डिफाइंड एज एन इन्वेस्टमेंट दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट उसे बोलेंगे जो कि पूरा का पूरा प्रॉफिट एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेशन पे, कि प्रॉफिट हमारा शायद आगे बढ़े, उस हिसाब से जब हम कंजम्पशन को बढ़ाते हैं तो उसे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। या हमारा, हमको लगता है कि आगे प्रॉफिट एक्सपेंड होने वाला है तो हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, इसको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और ये इनकम लेवल से डायरेक्ट इंफ्लुएंस होता है। इनकम लेवल बढ़ेगा तभी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इट इज डिफाइंड एज एन इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम। अब इसका इन्वेस्ट इनकम के चेंज से कोई नहीं लेना देना है, क्योंकि मोटिवेटेड सोल्यूट बाय प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रॉफिट मोटिव से बना है। अब मान लो कि कोई एक फिक्स अमाउंट आपने रखा, 100 रुपए में से आप 10 रुपए कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो और उस 10 रुपए में से 2 रुपए आप कमा रहे हो, तो उस 10 रुपए का को आप कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव से किया जा रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है वो इनकम बढ़ने घटने से इफेक्ट नहीं होता है। एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? एक्स एंड इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फर्म इन द कंपनी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। आपने काफी टाइम देखा होगा सीजनेबल बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस सीजन्स पे चलते हैं। तो आपने किसी एक सीजन के लिए अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी कंपनी में, उसे एक्स एंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और आप बाद में जब सीजन खत्म होता है तो वो इन्वेस्टमेंट के साथ निकल जाते हो। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, दिस रेफर टू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑल एंटरप्रेन्योर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ये रेफर करता है टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को मेड बाय ऑल इंटरप्रेन्योर, जो कि बनाया जाता है सभी इंटरप्रेन्योर के द्वारा इन एंड द इकोनॉमी ड्यूरिंग गिवन पीरियड, एक गिवन पीरियड को देखकर। इट इज आउटकम ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का। अब मान लो कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपका कुछ है, उससे कुछ पैसा जनरेट हो रहा है, अब उसमें से आप कुछ चाह रहे हो कि एक टाइम फ्रेम के लिए कहीं उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दें, इसी को एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। इक्विवेरियम लेवल ऑफ इनकम, अब इक्विवेरियम को हमने पढ़ा, इक्विवेरियम वो स्थिति होती है जिसको बैलेंस स्थिति बोलते हैं। तो ये है क्या एक्चुअली? द इक्विवेरियम लेवल ऑफ इनकम इज ओनली डिटरमाइंड व्हेन एडी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डिमांड और जो सप्लाई है, ठीक है, जब ये बराबर हो जाए, यानी जितना मार्केट को जरूरत है उतना ही कंपनी सप्लाई कर रही है, जब ये दोनों बराबर हो जाता है तो इसे इक्विवेरियम ऑफ इनकम बोला जाता है। कि यानी लोग जितना कमा रहे हैं उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं, और जितना कंज्यूम हो रहा है मार्केट में उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, एकदम से बैलेंस मार्केट। ये खैर आइडियल सिचुएशन है, रियल स्थिति में ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है। However, it can't always be the full employment and maybe less than full employment.
कांट ऑलवेज, वही चीज लिखा गया है कि ये ऑलवेज नहीं होता है, ये कभी कभी ऐसा आइडियल सिचुएशन होता है जब बराबर हो जाए। शॉर्ट रन इक्वेरियम आउटपुट, इक्वेरियम के ही टाइप को यहाँ समझाया गया। शॉर्ट रन में इक्वेरियम का क्या क्या आउटपुट होता है उसी कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, आप खुद समझ सकते हो। ये मैं वो सारी चीजें बता रहा हूँ। इस ग्राफ को आप देखो, ये जहाँ जो थ्योरी है उसे आपको ये ग्राफ अकेले बता देगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, तीन चीजों पे डिपेंड करता है, और जब ये तीनों बढ़ते हैं तो इस तरह का इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड पर पड़ता है। और एग्रीगेट डिमांड बदलने से एग्रीगेट सप्लाई पर इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे दो सिचुएशंस दिए हुए हैं, वही S इक्वल टू S जब ग्रेटर देन 1 हो और सप्लाई जब ग्रेटर देन 1 हो, दो कंडीशन में क्या क्या होता है ये आप खुद ही समझ सकते हो। मैं सिर्फ मल्टीप्लायर मैकेनिज्म इसको पढ़ लेते हैं, ये एक नया टॉपिक। The multiplier shows us what the eventually change in income will be as a result of change in investment. Multiplier shows दिखाता है हम लोगों को what the eventually change in income, इनकम पे क्या चेंज हुआ है, will be as a result of change in investment। कभी कभी आपका, कभी कभी नहीं, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उससे भी इनकम होता है, तो उस इनकम से आपके इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ा है, इसी को मल्टीप्लायर मैकेनिज्म बोला जाता है। यानी कि आप एक काम करके तो पैसे कमा ही रहे हो, इन्वेस्टमेंट करके जो पैसे कमा रहे हो, तो दोनों मिलकर ही तो आपका पूरा इनकम बनेगा। तो इस इनकम के कारण, जो इन्वेस्टमेंट के कारण होता है, उससे आपके इनकम पे कितना इफेक्ट पड़ता है, इसी को मल्टीप्लायर मैकेनिज्म बोला जाता है। द एग्रीगेट डिमांड राइजेस व्हेन द ऑटोनोमस मेजर ए राइजेस, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है जब ऑटोनोमस जो मेजर है वो राइज करता है। एज अ रिजल्ट आउटपुट एंड इनकम विल राइज इन द नेक्स्ट राउंड। इसका रिजल्ट ये होता है कि आउटपुट और इनकम जो होता है विल राइज इन द नेक्स्ट राउंड, ये राइज करता है नेक्स्ट राउंड में, काउजिंग कंजम्पशन एंड द एडी टू राइज, और इसी के साथ एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है। सारा चीज आप देखो रिलेटेड है, आपको उसी के बीच का रिलेशंस को पढ़ना है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि कंजम्पशन जब बढ़ता है तो चीजें कैसे इफेक्ट होती है, यहाँ क्या क्या आपको दिया हुआ है ये आप देख लो। वर्किंग मल्टीप्लायर, यानी इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो आपके अर्निंग पर और आपके स्पेंड पर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, ये उसका कैलकुलेशन है, आप वो देख सकते हो। कैलकुलेशन मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने बोल दिया है कि कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, और कॉन्सेप्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, कैलकुलेशन आपको यूं ही आ जाएगा। राइज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन, वही चीजें हैं, वही चीजें दिखाई जा रही है यहाँ पे भी। अब डिफिशिएंट डिमांड, ये एक टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, और वही चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं जो चीजें डिफिशिएंट डिमांड, इट अकर व्हेन एडी फॉल्स, जब हमारा एग्रीगेट डिमांड घटता है शॉर्ट ऑफ एएस एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ये स्थिति कब आती है, जब एक तरह से सोचो कि आइडियल सिचुएशन आ जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, यानी सभी लोगों को रोजगार मिल जाए। टू पुट एन अनदर वे, एडी इज लेस देन एएस is the full employment situation, it referred to an deficient demand। इस कंडीशन में डिफिशिएंट डिमांड इसी को बोला जाता है। अब आप इसको एकदम इजी वे में समझो कि जब एग्रीगेट डिमांड ही फॉल हो जाए, एग्रीगेट डिमांड कब फॉल होगा, जब एम्प्लॉयमेंट पीक पर होगा, और जब एग्रीगेट डिमांड एकदम से डिक्लाइन करेगा तो इस हिसाब से सप्लाई भी डिक्लाइन करेगा। इसी सिचुएशन को हम लोग डिफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। अब इसके रीजंस क्या हैं, फॉल इन हाउस होल्ड कंजम्पशन, इसके कारण क्या होता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन में कमी आ जाती है। डिमांड ड्यू टू डिक्रीज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन की इच्छा जो है वो खत्म हो जाती है। ऐसा आपको मल्टीपल कंट्रीज में दिखेगा, जो डेवलप्ड नेशन है वहां कंजम्पशन की इच्छा धीरे धीरे लोगों का खत्म होते जा रहा है। अब मैं लाइव एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि इसको आप समझ कैसे सकते हो रियल वर्ल्ड में।
रियल वर्ल्ड में आपको 2-3 देशों को स्टडी करना होगा। आप यूएसए को अगर स्टडी करते हो, इंडिया को स्टडी करते हो तो लोगों के बीच के साइकोलॉजी में आपको क्या अंतर दिखता है? एक ऐसे लोग हैं जो कंजम्पशन से लगभग बोर हो चुके हैं। यानी वो अब रिसर्च पर ध्यान देते हैं, नई चीजों को खोजने पर ध्यान देते हैं, प्रकृति को कैसे बचाया जाए इस पर ध्यान देते हैं। और एक भारत का जो बड़ा सोसाइटी है जिसको लोअर मिडिल क्लास बोलते हैं, वो अभी भी कंजम्पशन पे है। उनको लगता है कि मेरे पास पैसे आएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो जो यूएसए वाली स्थिति है, यानी पूरा एम्प्लॉयमेंट लगभग मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं रहे, पर कैपिटा इनकम अच्छा हो, इस सिचुएशन में डिमांड गिर जाता है क्योंकि लोगों को कंजम्पशन की इच्छा नहीं रहती है, वो कंजम्पशन से काफी ऊपर चले जाते हैं। तो इसी सिचुएशन को डिफिशिएंट डिमांड बोलते हैं और ये एक प्राइमरी कारण है जिसके कारण होता है। fall in private investment demand because the lesser provision of availability of credit facility। अब सोचो अगर कंजम डिमांड ही नहीं रहेगा तो सप्लाई चेन भी इफेक्ट होगा, और जब सप्लाई चेन इफेक्ट होगा इससे क्या होगा कि कंपनियां लोन लेके चीजें भी क्यों बनाएगी जब डिमांड ही नहीं रहेगा। कंपनियां सामान क्यों बनाती है? कंपनियां सामान इसलिए बनाती है क्योंकि उसका डिमांड सोसाइटी में होता है, वो चाहती है उसे बेचकर प्रॉफिट बनाया जाए। आप सोचो एक ऐसे सोसाइटी के बारे में जहां की डिमांड ग्रो ही नहीं कर रहा हो, तो वहां कोई कंपनी क्यों स्टेब्लिश करेगा? और कंपनियां जब स्टेब्लिश नहीं होंगी तो लोन लेगा कौन? और लोन अगर कोई नहीं लेगा तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं वो कैसे काम करेगी, बैंक्स कैसे काम करेगी? तो इसके कारण ये होता है। रिड्यूस पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जब आप डेवलप्ड स्थिति में पहुंचते हो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है क्योंकि आपने रोड्स बना लिए होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया होता है, तो उसके बाद आप करोगे क्या? फॉल इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट। अब क्या होता है, फॉल इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स के डिमांड पे भी फॉल होता है क्योंकि आप जो है सामान बना रहे हो, ठीक है, आपके आसपास का सोसाइटी भी वैसा हो गया है, तो एक्सपोर्ट आप करोगे किसको? फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी। मैं जब यहाँ पढ़ा रहा हूं तो ये कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड वाइड अप्लाई होता है। इसके लिए आप ये मत सोचो कि सर अपने देश में कंजम्पशन फुलफिल हो गया तो हम दूसरे को एक्सपोर्ट कर देंगे। आप करोगे कैसे? जो स्थिति की यहाँ बात हो रही है वो ग्लोबली हो रही है कि पूरे वर्ल्ड में अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि सबको एम्प्लॉयमेंट हो जाए तो वो कंजम्पशन से ऊपर निकल जाते हैं, और वहां पर एक्सपोर्ट आप करोगे किसको? कहीं, क्योंकि कहीं भी डिफिशियंसी नहीं है। फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी में जो फॉल होता है इसका भी रीजन है। फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम में भी फॉल होता है क्योंकि आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम ढूंढते नहीं हो। इम्पैक्ट ऑफ डिफिशिएंट डिमांड ऑन। अब ये सारे कारण हैं जो इफेक्ट करते हैं डिमांड को। अब आगे चलते हैं, हम लोगों ने सप्लाई डिमांड के, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा। यहाँ पे वही चीज आपको ग्राफ में बनता दिखेगा, आप इसे रीड कर सकते हो खुद भी। मैं कॉन्सेप्ट्स बताता जा रहा हूँ आपको। मैकेनिज्म टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड। अब कैसे कंट्रोल आप करते हो? आप इसको थ्योरी के फॉर्म में पढ़ लेना, मैं आपको एक एक टॉपिक अच्छे से एकदम सरल भाषा में बता देता हूँ। मैकेनिज्म टू कंट्रोल। जब डिमांड बहुत ज्यादा हो और जब डिमांड बहुत कम हो, इसको कैसे कंट्रोल करें? तो फिशियल पॉलिसी आप देखो कि जो चेंज इन टैक्सेशन होता है, ठीक है, टैक्सेशन को चेंज करके हम कर सकते हैं। एक्सेस डिमांड को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। आपने देखा होगा रेट्स में चेंज कर किया जाता है आरबीआई द्वारा। आरबीआई द्वारा रेट्स में चेंज क्यों किया जाता है? इंटरेस्ट रेट कट क्यों किया जाता है? उसको बढ़ाया घटाया क्यों जाता है? क्योंकि उससे जो मार्केट में मनी का सर्कुलेशन है वो इफेक्ट हो पाए। और जब मनी सर्कुलेशन इफेक्ट होगा, लोगों के पास कम पैसे छोड़े जाएंगे, तो इससे डिमांड फिर से बढ़ेगा क्योंकि लोगों के पास खरीदारी की कैपेबिलिटी कम होगी और उन्हें लगेगा कि अरे अब तो महंगाई बढ़ गई है, तो छोटा छोटा सामान को जल्दी से जमा करो। इस तरह से कंजम्पशन को बढ़ाया जाता है, रेट्स को कट करके या फिर बढ़ा करके, टैक्सेशन में चेंज करके। अगर आपको लग रहा है लोग कंजम्पशन से ऊपर हो गए तो आप उस पर टैक्सेशन ज्यादा बढ़ा दो। टैक्सेशन बढ़ाने से उनके पास पैसे कम बचेंगे, और पैसे जब कम बचेंगे तो वो खुद ही सामान को जमा करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप उसके
डिमांड को कंट्रोल करते हो। ये सारे चेंजेज आपको लाइव भी दिखते होंगे। आरबीआई आपने सुना होगा कि रेट्स चेंज करते रहता है, तो रेट्स चेंज करने का एक ही उसका इम्पैक्ट होता है बाजार पे कि आप मनी सर्कुलेशन को इफेक्ट कर रहे हो, या तो मार्केट से पैसा सक कर रहे हो, ले रहे हो वापस, या तो मार्केट में पैसा डाल दे रहे हो। इससे क्या होता है, मनी के परचेजिंग पावर पे इम्पैक्ट पड़ता है, और जब मनी के परचेजिंग पावर पे इम्पैक्ट होता है तो ह्यूमन के साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट होता है, और जब ह्यूमन के साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट होता है तो उसके कंजम्पशन साइकिल पर इम्पैक्ट होता है, और जब उसके कंजम्पशन साइकिल पर इम्पैक्ट होता है तो उस जो भी वस्तु के कंजम्पशन साइकिल पर इंपैक्ट हुआ है उसका डिमांड खुद ही बढ़ता या घटता है। तो ये पूरा साइकिल को आप जब जोड़ के देखोगे तो आपको पूरा इकोनॉमी समझ में आ जाएगा किस तरह से रन करता है। तो अगले बार से जब भी आपको आरबीआई का कोई रेट कट या रेट बढ़ा हुआ दिखे तो आप समझ जाओगे कि ये क्यों किया गया है, और उसे आप पढ़ भी सकते हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। अब उसी तरह के रेशियोज के बारे में आगे पढ़ाया गया है जिसको हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो को पढ़ाया गया है, एसएलआर को हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो उसी को यहाँ पे रिपीट किया गया है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है इसको भी हमने पढ़ लिया है, और अभी हमने बताया कि ये क्यों किया जाता है, यानी तीनों कॉन्सेप्ट अपने पास हो गए अब कि ये है क्या, ये किया क्यों जाता है, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। मेरे ख्याल से हम लोग इस चैप्टर को लगभग पढ़ चुके हैं। हाँ, पूरा खत्म हो गया। तो इस चैप्टर में आप अगर समराइज फॉर्म में देखोगे कि हमने सीखा क्या, हमने सीखा ये कि इकोनॉमी में हर एक चीज ह्यूमन साइकोलॉजी से शुरू होती है, यानी कि ह्यूमन जैसा सोचता है वैसा ही डिमांड जनरेट करता है। अब क्या क्या सोचता है ह्यूमन, ह्यूमन बहुत तरह से सोचता है। ह्यूमन इस तरह से भी सोचता है कि वो उनके पास पैसे आएंगे तो कुछ लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कंज्यूम करेंगे। अब जो तबका कंज्यूम करने वाला है वो क्या करता है, वस्तुओं के डिमांड को बढ़ाता है, और जो इन्वेस्टमेंट वाला है वो भी वस्तुओं के डिमांड को बढ़ाता है। किस तरह के वस्तुओं को, वो म्यूचुअल फंड के डिमांड को बढ़ा देगा, वो इन्वेस्टमेंट वाले जो प्रोडक्ट है उसके डिमांड को। यानी कि ह्यूमन का जो सोच है वही बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, बाजार का। ह्यूमन जैसे सोचता है वैसे ही डिमांड क्रिएट होता है। ये इसका पूरा समराइज फॉर्म था। इसी को इसमें थ्योरी और कैलकुलेशंस के द्वारा आपको समझाया गया है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा पूरा। और अगर आपको ये सीरीज पूरा 12 और 11 चैप्टर का अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। और अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस की जरूरत है जिससे हमें और फायदा हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन करो। अगर वो लॉजिकल होगा तो वो चेंजेस हम लोग जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।